एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले बार में हमने देखा था हीलिंग में कुछ अजीब हो रहा था। हीलिंग में बुजुर्ग बीमार हो रहे थे, बच्चे गायब हो रहे थे। ये देखकर हीलिंग के जो किस नॉर्मल इंसान हैं वो सब गए थे बड़े बड़े क्लैन में मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन लोगों के बच्चे गायब हो रहे थे। और हीलिंग में ना बहुत ही नॉर्मल लोग रहते हैं, जो लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते वो सब रहते हैं हीलिंग में। हीलिंग में ज़्यादातर कल्टीवेटर नहीं है, कुछ गिने चुने दो एक होंगे कल्टीवेटर, बाकी सब नॉर्मल इंसान हैं। नॉर्मल इंसान जिसके अंदर गोल्डन कोर है ही नहीं, वो एकदम नॉर्मल इंसान है, ना ही कल्टीवेट करते हैं। और बच्चे, जो सब बच्चे कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं वो सब ही रहते हैं हीलिंग में। और बुज़ुर्ग रहते हैं, कुछ बुज़ुर्ग तो मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो मतलब नॉर्मल है जो कल्टीवेट भी नहीं कर पाते हैं। तो बुज़ुर्ग बहुत जल्द ही मर रहे थे और जो बच्चे हैं वो गायब हो रहे थे। तो ये सारे बातें हैं ना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैला हुआ था। बहुत सारे कल्टीवेटर भी गए थे, रॉक कल्टीवेटर भी गए थे हीलिंग में, लेकिन हीलिंग में जाने के बाद वो सब कल्टीवेटर वापस अपने क्लैन या फिर वापस अपने घर पे वापस नहीं आए थे। तो ये देखकर बहुत सारे क्लैन के भी कल्टीवेटर्स गए थे, लेकिन वो भी अपने क्लैन वापस नहीं गए थे। तो ये देखकर वे क्लैन भी थोड़ा परेशान था। वे क्लैन ने भी अपने कुछ कल्टीवेटर्स को भेजा था हीलिंग के लिए, लेकिन हीलिंग जाने के बाद वो सब वापस नहीं आए। तो ये देखकर वे फेंगमियान ने अपने बड़े बेटे विंग को भेजा हीलिंग के लिए। विंग भी चला गया कुछ कल्टीवेटर को लेकर हीलिंग में पहुँचते पहुँचते उससे बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो उसने सोचा कि पहले वो अ, एक इन ढूंढेगा और इन में रहने के बाद वहीं से ही बाहर मतलब हीलिंग के जो मार्केट हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। तो जैसा कहना वैसा काम, वो भी मतलब एक इन ढूंढता है और इन में कुछ देर रहने के बाद कुछ जो कल्टीवेटर्स थे उसके साथ वो बाहर निकल जाता है और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। और बहुत रात हो चुकी थी, तो उसे ज़्यादा कुछ तो मतलब इंसान नहीं मिलते थे। मार्केट तो बंद हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रात हो चुका था। तो कुछ ही गिने चुने इंसान मिल रहे थे। तो विंग उन्हीं से कुछ पूछ रहा था। वो लोग ही मतलब उनसे ही पता चलता है कि हीलिंग के जो पहाड़ है उनमें ही कुछ हो रहा था। तो विंग और वो जो कल्टीवेटर्स थे वो सभी निकल गए थे हीलिंग के पहाड़ के लिए। तो वो लोग हीलिंग के पहाड़ के सामने पहुंच भी जाते हैं। हीलिंग के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे और पत्थरों से घिरा था, एक भी गलती तो वो सब नीचे गिरकर मर भी सकता है। तो वो लोग ध्यान से चल रहे थे और विंग ना पहले उड़कर देखता है कि आखिर हीलिंग का जो पहाड़ है वो कितना बड़ा। बस वैसे हीलिंग का जो पहाड़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और ऊंचा भी था बहुत ज़्यादा। तो वो लोग कोशिश कर रहे थे कि ध्यान से देखने की आखिर हो क्या रहा है। तो वो लोग देख रहे थे कि मतलब कुछ अलग ही एनर्जी विंग को फील हो रहा था हीलिंग के जो पहाड़ है उसमें। तो वो धीरे धीरे उड़ कर जा रहा था और वो ना मतलब हीलिंग के जो पहाड़ के अंदर है ना वो चला वहाँ पे चला जाता है। उसके डिसाइपल तो धीरे धीरे आ रहे थे चलकर। तो विंग आगे जा रहा था, आगे आगे चल रहा था ताकि कोई मुसीबत आए तो वो संभाल सके। तो वो जा रहा था तो वो ना एक जगह पे आकर रुक जाता है। और वो ना दूर से ही मतलब एक पेड़ के डाल में ना खड़ा था और खड़ा होकर दूर से देख रहा था कि कुछ सफ़ेद कपड़े मतलब पहने हुए इंसान लड़ रहे थे कुछ पपेट से। विंग को पता चल गया था कि ये पपेट्स हैं। तो वो लड़ रहा था। जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए इंसान है ना वो सब लड़ रहे थे। विंग को ना थोड़ा मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स वो रात का समय था, लेकिन वो इतना तो देख पा रहा था कि हीलिंग के जो पहाड़ों में है वो वाइट कपड़े वाले पहने हुए था। और उसे ना मतलब लग रहा था कि वो लोगों को जानता है। ठीक है। तो वो ना और पास गया और एक अंधेरी जगह ही लेकिन एक पेड़ के डाल में जाके खड़ा हो गया और वो देखने लगा। वो देख रहा था कि बहुत सारे पपेट्स के साथ वो सफ़ेद रोब पहने हुए इंसान लड़ रहे हैं। तो वो देख रहा था कुछ पल, फिर ना देख रहा था कि जो
पपेट्स थे ना वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो विंग को मतलब वो ना अब रह ही नहीं पाता, मतलब कुछ देर तक वो खड़ा था क्योंकि वो देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लोग है कौन जो लड़ रहे थे। तो अब ना वो हेल्प करने के लिए अपना फ्लूट निकाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये जो पपेट्स है ना ये डार्क एनर्जी से तैयार हुआ है। तो इसीलिए वो अपना चेंचिंग निकालता है, अपने चेंचिंग को बजाना शुरू करता है। चेंचिंग जब बजता है ना तो जो सफ़ेद रोब वाले थे ना वो सब ना हैरान होके चारों ओर देख रहे थे और लड़ाई भी कर रहे थे। ऑफ कोर्स लड़ाई कंटिन्यू था। और ये जो फ्लूट का आवाज़ है ना ये जब उस सफ़ेद रोब वाले जो टीम के लीडर है वो सुनते हैं वो स्टनली खड़ा हो जाता है। एंड हाँ वो भी लड़ाई कर रहा था लेकिन वो अपने गुचिन से लड़ाई कर रहा था। ऑफ कोर्स वो सफ़ेद रोब वाला और कोई नहीं हमारा वांग जी है। वांग जी जो अपना गुचिन प्ले कर रहा था और चारों ओर देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कौन जो फ्लूट बजा रहा है। फ्लूट बजा रहा था विंग। विंग का जो फ्लूट का आवाज़ है ना ये सुनकर जो पपेट्स थे ना वो धीरे धीरे धूल में बदल रहे थे। ये देखकर वांग जी और ज़्यादा शौक था। वो जो पपेट्स है ना वो धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में धूल में बदल जाते हैं। तो अब वांग जी ना अपना जो गुचिन है ना वो बजाना छोड़ देता है और रोक देता है और चारों ओर ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कौन। लेकिन उसका आंखें तो एकदम शार्प था, वो अंधेरे में भी देख सकता था, ऐसा वाला सीन था। तो वो उसे मिल गया था कि कोई बहुत ही दूर, मतलब उतना दूर भी नहीं, थोड़ा सा दूर ही एक पेड़ के डाल में खड़ा हुआ एक इंसान है, ब्लैक फिगर। और वो ब्लैक फिगर कौन है? ऑफ कोर्स हुइंग है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताया था ना। हाँ एक इंसान ने मुझे कमेंट में बोला था कि वो विंग है ब्लैक फिगर वाला। हाँ ऑफ कोर्स वो विंग है। तो विंग जो फ्लूट बजाना बंद कर देता है क्योंकि उसने देखा कि जो पोइट्स थे ना वो धीरे धीरे धूल में बदल गए थे, इसीलिए तो वो फ्लूट बजाना छोड़ दिया था। और अब जाके उसे याद आता है कि ये कौन है। और वो ना जो चेहरा जब देखता है ना तो उसका दिल जैसे रुक ही जाता है। जिस ओमेगा को वो इस 2 महीने से ढूंढ रहा था, आई मीन याद कर रहा था, वही अब उसके सामने है। वो चुपचाप खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन सामने जो इंसान है यानी कि लान वांग जी वो कहता है कौन हो तुम और तुमने ये कैसे किया। ये सुनकर बोइंग एक मतलब स्मर्क करता है और कहता है मुझे पता था कि हंगुन जुन बहुत ग्रेटफुल होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी सुना था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सबको पता है कि हंगुन जुन बहुत ग्रेटफुल हैं। लेकिन ये लेकर मैंने आपकी 2 बार मदद की, लेकिन आपने आपने तो मुझे सिर्फ एक बार ही शुक्रिया कहा था। उसके बाद आप चले गए, एक बार भी मेरा खबर तक भी नहीं लिया आपने। ये ना विंग पाउट करके कह रहा था, लेकिन वो पाउट विंग मतलब कर रहा था ना, लेकिन वांग जी नहीं देख पा रहा था क्योंकि विंग अंधेरे में खड़ा था। अब विंग ना धीरे धीरे चलकर आ रहा था वांग जी के पास। वांग जी जो ये सुन रहा था और वांग जी कंफ्यूज्ड भी था कि कौन है जो जिसके सामने उसे ग्रेटफुल होना चाहिए। और वो ना आवाज़ देखकर मतलब सुनकर उसे डाउट होता है कि वो मतलब ये आवाज़ पहले भी उसने सुना है, लेकिन अभी वो इस हालत में तो नहीं कि वो कुछ सोच पाए। वो सिर्फ देखना चाहता था कि वो ब्लैक फिगर है कौन। और ऑफ कोर्स हम लोगों को पता चल गया कि वो ब्लैक फिगर विंग है। तो विंग धीरे धीरे सामने आता है वांग जी का। जब वांग जी के सामने विंग आता है, वांग जी का दिल वही रुक जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है यंदाओ। वो अपने मन में ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इन 2 महीनों में उसके साथ जो भी हुआ था वो सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। और वो डिप्रेशन में ना सिर्फ
काम के लिए, आई मीन अपने मन को शांत करने के लिए उसके दिल में, दिमाग में सिर्फ यंदाओ था। यंदाओ का वो ब्राइट सा स्माइल था। अब वांग जी की ज़िंदगी में इन 2 महीने में हुआ क्या, थोड़ा पीछे जाते हैं। 2 महीने पहले वांग जी जो हुए क्लैन से वापस आने के बाद अपने डेली रूटीन में वापस आ गया था। हाँ, उसके दिमाग में यंदाओ था, लेकिन उसके सामने बहुत सारा काम था जो जो लैन चिरन ने उसे दिया था, बहुत सारा काम। और लैन चिचेन भी बहुत ज़्यादा ही बिजी थे अपने कामों में। और वांग जी ऑफ कोर्स वो डिसाइपल को पढ़ाता था, वो नाइट हंटिंग कराता था हर एक डिसाइपल को। वो एक अच्छा कल्टीवेटर था, बहुत स्ट्रांग भी था, एक ओमेगा होने के बावजूद भी एक स्ट्रांग कल्टीवेटर में से एक था। उसने हंगजुन का टाइटल अचीव किया था, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा ही कल्टीवेटर था। तो उसका भी बहुत सारा ज़िम्मेदारी था क्लैन के छोटे प्रिंस होने के वजह से। तो उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो वो बिज़ी हो गया अपने कामों में। उसी पहले जो महीना था, कुछ 2 हफ्ते बाद लैन क्लैन में एक स्क्रोल आता है। और ये स्क्रोल जब लैन चिरैन को मिलता है, लैन चिरैन तो आग बबूला हो जाते हैं। उसने कभी मतलब लैन चिरैन ने कभी सोचा नहीं था कि जिन क्लैन ऐसा भी कुछ कर देंगे। जिन क्लैन ने शादी का स्क्रोल भेजा था वांग जी के लिए। जब वांग जी को ये पता चला था, वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि लैन चिरैन और लैन शिचैन दोनों ही परेशान थे। वांग जी के गुस्से को वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वो लोग भी परेशान हो गए थे। इसीलिए लैन चिरैन ने वांग जी को समझा कर कहा था कि तुम्हारी शादी मैं जिन क्लैन में नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो लैन चिरैन ने साफ ही मना कर दिया जिन क्लैन को कि वो अपने नेफ्यूज़ की शादी नहीं कराएंगे जिन क्लैन में। तो ये सुनकर जिन क्लैन वाले बहुत सारे नाराज़ भी हो गए थे। वो लोग मतलब वो चाहते थे अपनी बेटी के लिए, मतलब जो जिन क्लैन के कुल प्रमुख थे, वो चाहते थे अपने छोटे बेटे के लिए वांग जी को। उन्हें अच्छा लगा था, वांग जी बहुत डिसिप्लिन वाला था, तो उन्हें अच्छा लगा था। लेकिन लैन चिरैन ने मना कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो ये जो स्क्रोल का बात है ना, ये इसका भी 1 महीना बीत जाता है, जब 2 महीने के बीच में ही एक स्क्रोल आता है, और वो भी वेन क्लैन से। वेन क्लैन से जब स्क्रोल आया था, तो वांग जी मतलब इस बार ना वो स्क्रोल वांग जी के हाथ में आया था। वांग जी जब स्क्रोल को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने तो अपने गुस्से में क्या कर दिया उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन लैन चिरैन और लैन शिचैन को वांग जी के गुस्से को संभालना पड़ा था। लैन क्लैन में जो स्क्रोल आया था वो वेन क्लैन से आया था, और वो शादी का स्क्रोल था। वो शादी का स्क्रोल था, वो भी वांग जी के लिए। जो वेन रूहान है ना, अपने छोटे बेटे वेन जूलियो के लिए शादी का स्क्रोल भेजा था। तो ये सुनकर ना वांग जी को वो सब याद आ गया कि वेन जूलियो ने क्या किया था उसके साथ। उसने उसके बाद वो मतलब गायब हो गया था। तो उसे सोचा नहीं था कि जो भी हुआ उसके बाद वो जो वेन क्लैन ऐसा भी कुछ कर देगा। लेकिन वो गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे शादी नहीं करना था वेन क्लैन के, वो वेन क्लैन में तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी वो शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो नहीं चाहता था शादी करना। और जो लैन चिरैन थे ना, वो भी नहीं चाहते थे अपने नेफ्यू की शादी वेन सेक्ट में कराना। वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और सही इंसान का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो
अपने नेफ्यू की शादी ऐसी किसी के साथ नहीं करवा सकते हैं, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। इसीलिए वो इंतज़ार करते हैं सही इंसान का। उन्होंने भी मतलब इस शादी को भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वेन क्लैन में एक मतलब लेटर भेज दिया था कि वो अभी अपने नेफ्यू की शादी करवाना नहीं चाहते हैं। ये सुनने के बाद जो वेन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वन चाओ, ये तो भड़क गए थे, और ख़ास करके वेन जूलियो भड़क गया था। ये तो उनके मान सम्मान के ऊपर आ गया था। और जिन क्लैन जितना डिस्परेट नहीं थे, उससे भी ज़्यादा वेन क्लैन डिस्परेट थे शादी के लिए। वो मतलब किसी भी हालत में वांग जी को उनके क्लैन में चाहता था। पता नहीं क्यों, कुछ तो था जिसकी वजह से वेन क्लैन मतलब डिस्परेट हो रहे थे वांग जी को लेने के लिए अपने क्लैन में। वही वांग जी को मतलब नॉर्मली लग रहा था कि वो लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं अपना लस्ट के वजह से। और उसने नोटिस किया था कि वेन जूलियो सिर्फ उसे गंदी नज़र से नहीं, गंदे इरादों से भी देखता है। इसीलिए वो शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और उसने ना अपने जो अंकल है ना, उन्हें बता भी दिया था कि आखिर वेन जूलियो ने उसके साथ क्या किया था। और उसके बाद मैंने मतलब उसने देखा नहीं कभी वेन जूलियो को। ये सुनने के बाद जो लैन चिरैन थे ना, वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। वो इधर से उधर मतलब अपने कमरे में घूम रहे थे। वो पागल हो रहे थे कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगर वांग जी सही हाथों में नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। इसीलिए वो मतलब अब ढूंढ रहे थे वांग जी के लिए कोई रिश्ता, लेकिन वो वेन क्लैन कभी भी उसे नहीं भेज सकता था। इसीलिए जब 2 महीने बाद जब हीलिंग का जो प्रॉब्लम था, हीलिंग के प्रॉब्लम की वजह से जो वांग जी को ना उसने भेज दिया, आई मीन लैन चिरन ने वांग जी को हीलिंग भेज दिया था। तब लैन क्लैन से जो लैन चिरन थे ना, वो भी कहीं चले गए थे। अब अब वहीं पे आते हैं जो हीलिंग है ना, वहीं पे आते हैं जहाँ पे विंग और वांग जी मतलब मुलाकात होता है। और वांग जी को तो ये यंदाओ याद है, आई मीन विंग का नाम वो यंदाओ जानता है, तो वो वहीं पे यंदाओ को देखता है और यंदाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, तुम यहाँ कब आए। तो वांग जी आई मीन विंग कहता है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। अब वो ये सुनने के बाद वांग जी भी कहता है, मैं भी यहीं पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था और यहाँ पे इन पपेट से लड़ना पड़ रहा था मुझे, एंड शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये सुनकर विंग भी हैप्पीली कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा दोबारा मदद करने के बाद। तुम कैसे हो? 2 महीने बाद मिल रहे हैं, तुम तो भूल ही चुके हो मुझे। ये सुनने के बाद वांग जी अपने मन में ही कहता है, तुम्हें मैं भूलूंगा? तुम तो मुझे रात में भी परेशान करते हो और मैं तुम्हें भूलूं कैसे सकता हूँ। ये उसने अपने मन में कहा था, लेकिन शायद जो विंग है ना, उसे पता चल गया था, क्योंकि वो भी इन 2 महीने में वांग जी को नहीं बुला था। और इन 2 महीने में ना उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ था जो उसके लिए शॉकिंग था। क्योंकि इन जो उसके जो 3 वाइफ थे, अभी तो 3 वाइफ, पहले तो 2 वाइफ थे, तो अब जो 2 वाइफ थे ना, वो लोग ना मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश करते थे। तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जो जिन क्लैन के जिन गोंग्याओ और विन क्लैन के वन चाओ, जो बहुत ज़्यादा ही विंग के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था। मतलब रात में विंग को खाने में मतलब डिनर में बुलाता था और कुछ मतलब बहुत ही क्लोज होने की कोशिश करता था। तो विंग ना इरिटेट हो जाता था, वो नहीं चाहता था उन लोगों के साथ कुछ भी करना। हाँ, जो
नी क्लैन के राजकुमार हैं, नी हुसैन, वो मतलब वो कोई एफ़र्ट भी नहीं लगाता था, वो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं करता था। आई मीन वो ना एकदम नॉर्मल था। अ, वो ना जैसे इंटरेस्टेड नहीं था विंग के ऊपर। ये देखकर विंग भी थोड़ा रिलीफ था कि चलो कोई तो है जो उसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं करता। लेकिन वो जो वन क्लैन के और जिन क्लैन के जो 2 मेगास थे, वो तो कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रहे थे। कभी-कभी तो मतलब वो हद भी पार कर देते थे और विंग बहुत गुस्सा भी हो जाता था। वो ना कभी किसी के ऊपर मतलब किसी ओमेगा के ऊपर चिल्लाता नहीं था। तो वो पहली बार दोनों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था। दोनों को बहुत ही मतलब डाँटा भी था उसने। डाँटने के बाद उसे मतलब 2 वीक आई मीन 2 वीक के लिए वो 2 मेगास अपने नज़र के सामने दिखा भी नहीं। वो थैंक्सफुल था कि नहीं मिला, वरना वो गुस्से में क्या कर देता उसे खुद भी नहीं पता था। इसीलिए तो वो मतलब हमेशा ही वांग जी को याद करता था। उसके दिमाग में हमेशा वांग जी ही था। वो किसी और को मतलब सोच भी नहीं पाता था। उसे समझ में आ गया था कि वांग जी के लिए वो फीलिंग्स रखने लगा था। तो वो चाहता था कि वांग जी के साथ वो काश दोबारा मुलाकात करे, लेकिन आज वो पूरा हो चुका था। तो वो बहुत खुश था। तो ये सब बातें जब वो सोच रहा था तो वांग जी उसे बुलाकर मतलब दोबारा बुलाता है कि यन दाओ, क्या सोच रहे हो? ये सुनने के बाद जो विंग था ना वो अपने होश में आता है और कहता है कुछ नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से और हम लोग सुबह आएंगे यहाँ पे। ये सुनने के बाद वांग जी भी हाँ कर देता है, क्योंकि अब मतलब इसका मंज़र देखकर पता चल गया था कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सुबह आएंगे, इन्वेस्टिगेट और ज़्यादा करेंगे और 2 दिन तो यहीं पे रहेंगे हीलिंग में। तो इन 2 दिन में हीलिंग में वांग जी और विंग का दिन कैसे चलता है ये हम लोग सेकेंड एपिसोड में देखेंगे। मैंने कहा था कि शांगवन मूवमेंट थोड़ा लेट आएगा, एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे रख दिया है। और आज के लिए सब इतना ही। स्टोरी कैसा लगा, स्टोरी का लाइन कैसा है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आई एम सॉरी टू लेट वीडियो अपलोड, मुझे थोड़ा सा काम था इसीलिए मैं नहीं कर पाई, और करंट नहीं था इसीलिए तो और ज़्यादा नहीं कर पाई। मैं वाईफाई से वीडियो अपलोड करती हूँ तो टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में। आई एम सॉरी अबाउट दैट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक। बाय बाय।